कक्षा 9 एवं 10 दोनों कक्षाओं के लिए व्याकरण है। वर्णों का उच्चारण स्थान परिभाषा है इसका होता है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख से किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है। इन स्थानों को ही उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हो गया वर्ण और उच्चारण स्थान। अ से लेकर के क वर्ग और ह, अ क वर्ग और ह। क वर्ग में क ख ग घ अंग और ह इसका उच्चारण होता है कंठ से। इसका उच्चारण कंठ से होता है। ई और च वर्ग, च वर्ग च छ ज झ इया य और तालवी स, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। हमारी जिह्वा जो है तालु पर स्पर्श कर रही है। री और ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ र और स, इसका स्थान होता है, इसका स्थान ये वाला स है मूर्ध्वा से। और री और त्र मूर्ध्वा, हमारी मुख जो है जिह्वा जो है जिह्वा जो है तालु के ऊपर पूर्ण रूप से स्पर्श करने लगती है। री और त वर्ग ल और दांती स, इसका उच्चारण होता है दंत से। दंत से हमारी जिह्वा जो है दंत से स्पर्श करने लगती है। ऊ और प वर्ग होठ से होता है, इसका उच्चारण होठ से होता है। अंग इया ड़ न और म, इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका से। इसका उच्चारण हम नासिका से करते हैं। जैसे अंग है, इया है, ड़ है, न है, म है, व है, इसका उच्चारण दंत और होठ से होता है। ए ऐ कहने पर इसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ए ऐ कहने पर। ऊ औ, इसका उच्चारण कंठ और होठ दोनों से होता है। हो गया स्पष्ट। इसके बाद आइए हम लोग अब संधि पढ़ें। इसके बाद संधि पढ़ा जाए। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़, मेल या जोड़ होता है। जब दो संधि का परिभाषा हो जाता है कि जब दो शब्द पास पास आते हैं, माने एक शब्द पास पास आते हैं, तो एक शब्द के पास पास होने से एक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के आपस में मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी परस्पर वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे हो गया पुस्तक और दूसरा शब्द हो गया आलय। मतलब एक शब्द के पास होने से पास होते हैं और एक शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के आपस में जो परिवर्तन होता है तो उसी को ही संधि कहते हैं। हो गया स्पष्ट। एक शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसी को ही संधि कहते हैं। जैसे एक शब्द के अंतिम वर्ण में क है, तब क में अ छिपा हुआ है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण
बिना स्वर के सहयोग से नहीं होता है। तो क में अ है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आ है, तो इसमें जो परिवर्तन हो जाता है उसी को ही संधि कहते हैं। हो गया स्पष्ट। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि यानी स्वर के बाद स्वर आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद ही स्वर आए या व्यंजन आए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद विसर्ग आए या स्वर आए, तो उसे के विसर्ग के बाद ही स्वर या व्यंजन आए, वहाँ पर विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे स्वर के बाद, जैसे गिरीश है, गिरिशा हो गया, तो इसका हो जाएगा गिरी धन ईसा, गिरी धन ईसा। तो ई के बाद ई आया है, यानी स्वर के बाद ही स्वर आता है, वहाँ पर स्वर संधि होता है। स्वर के बाद स्वर आए, वहाँ पर स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है, तो या व्यंजन आए या स्वर आए, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। जैसे है जगत धन ईश, यानी व्यंजने के बाद तो में हलंत लगा हुआ है, तो यह पूर्ण रूप से व्यंजन है। तो जगत तो के व्यंजन के बाद स्वर आए, वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। ये आया है, जगन्नाथ है, जगत धन नाथ, यानी व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद ही व्यंजन आए या स्वर आए, जैसे है मनोरथ, मनः धन रथ, यानी विसर्ग के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, वहाँ पर विसर्ग संधि होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर मनोरथ। अब यह क्यों हो गया, कैसे हो गया, जब इसका पूरा और इसका भेद जब पढ़ाएंगे तो एक को स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जगत के बाद ईश कैसे हो गया है, जब इसका भेद पढ़ाएंगे तो तभी जा कर के स्पष्ट होगा। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, इसके भी 5-6 भेद होते हैं। तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। आइए स्वर संधि का परिभाषा के बारे में पढ़ें। स्वर संधि के निम्न भेद हैं। जैसे पहला हो गया दीर्घ संधि, हो गया। ये दीर्घ संधि का परिभाषा होता है अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ। अभी कल आप लोगों को हम प्रत्याहार पढ़ा रहे थे कि अक प्रत्याहार में जितने भी अक्षर आता है उसका दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार में आता है अ, ई, उ, री और री का कोई शब्द नहीं है, लेकिन अ, ई, उ, री के बाद हर्ष या दीर्घ कोई भी वर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। हर्ष या दीर्घ के बाद कोई भी सवर्ण आए तो इसी के अनुसार में अ के बाद अ आए या आ आए, ई के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, चाहे उसके पहले हो या उसके बाद हो, तो वहाँ पर
दीर्घ संधि होता है, यानी सवर्ण हो, एक समान हो। जैसे पुस्तक, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय है, तो पुस्तक भी, पुस्तक में अ है और यहाँ आ है, तो यहाँ दोनों पर सवर्ण है, एक समान है। अ हो या आ हो, या आ पहले हो या बाद में भी आ हो या अ हो, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। जैसे गिरीश बताए थे, जैसे गिरीश है, गिरीश है, गिरीश है, तो गिरी में भी छोटी है और उसके बाद बड़ी है, बड़ी हो या छोटी हो, वहाँ पर इन दोनों तरफ समान स्वर है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा। और जैसे भानुदय है, भानुदय, भानुदय है, तो हो जाएगा भानु, भानु धन उदय, दोनों तरफ समान स्वर है। जहाँ पर दोनों तरफ समान स्वर हो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। जैसे एक तरफ है पितृ, पितृ धन ऋणम, ऋणम है, पितृधन ऋणम, तो हो जाएगा पितृऋणम, पितृधन ऋणम में दोनों तरफ समान स्वर है। जहाँ पर दोनों तरफ समान स्वर हो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। अकर सवर्ण है, इसका परिभाषा कल हम आप लोगों को प्रत्याहार में ही बता दिए थे कि प्रत्याहार अत्यंत आवश्यक है। संधि जब आप लोग पढ़ेंगे तो प्रत्याहार अगर याद है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे अकर सवर्ण दीर्घ, अप्रत्याहार में जितने अक्षर आता है उसका दीर्घ हो जाता है।